दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतिहास की दृष्टि से। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, और साथ ही साथ जेपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे जो है मुख्य परीक्षा में जो है सिलेबस के आधार पर आधारित प्रश्न बनता है। तो मैंने जो है सोचा कि आपके सामने जो है महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दूं, और आप इसे जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो है क्या है कि मगध राज्य का उत्कर्ष की चर्चा होगी। किसका? मगध राज्य का उत्कर्ष की चर्चा होगी। इसके पहले मैंने जो है आपको 16 महाजनपद से संबंधित बातों की जो है चर्चा किया है दोस्तों। तो मगध राज्य का उत्कर्ष जो है हर्यक वंश से शुरुआत मानी जाती है। तो हर्यक वंश का जो कार्यकाल था वो 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक था। कब तक था? 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक का जो कार्यकाल था, शासन काल था, वो हमारा हर्यक वंश का था। यहीं से हमारा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है दोस्तों। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने जो है 16 महाजनपद की जो चर्चा किया, तो अंग को जीत करके जो है मगध साम्राज्य में मिलाया था दोस्तों। आप हमारा 16 महाजनपद को देखेंगे तो विशेष जो है 16 महाजनपद की जो है चर्चा उसमें मिलेगी। तो अंग की राजधानी चंपा थी। तो बिंबिसार ने अंग को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था और मगध साम्राज्य में मिलाया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। जो बिंबिसार का कार्यकाल था 545 बीसी से लेकर के 493 बीसी तक था दोस्तों। लेकिन पुराण मानता है कि बिंबिसार ने मात्र 28 वर्ष तक ही शासन किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। बिंबिसार एक प्रतापी राजा था, और इन्होंने प्रतापी होने का परिचय भी दिया, और इन्होंने क्या किया? कुशल प्रशासन पर काफी बल दिया था। किसने? बिंबिसार ने कुशल प्रशासन पर काफी जोर दिया था, क्योंकि बिंबिसार एक प्रतापी राजा था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था दोस्तों। और बिंबिसार को जो है श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रेणिक के नाम से इसका उपनाम था श्रेणिक। और बिंबिसार ने जो है अपने राजधानी को ग्रीवर्ज किया था। ठीक है, कहां किया था? ग्रीवर्ज किया था। अब आगे चलते हैं हम लोग कि बिंबिसार चूंकि एक प्रतापी राजा था, और वो जो है शासन व्यवस्था को जानता था कि किस प्रकार से चलाना है। इस कारण जो है बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंध को भी कायम किया था। और वैवाहिक संबंध जो कायम किया वो कौशल और वैशाली वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया वो 16 महाजनपद की मैं चर्चा किया हूं। उसमें कौशल और वैशाली से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर यहाँ के जो है साम्राज्य को जो है इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। क्लियर हुआ? एक तो इनकी कटुता मित्रता में बदल गई, और वैवाहिक संबंध होने के कारण जो है इनका अधिकार भी इस पर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा दिन का जो है इनका कार्यकाल नहीं रहा। अब बिंबिसार के एक मित्र थे। वो मित्र जो है गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध बिंबिसार के मित्र थे, और गौतम बुद्ध का संरक्षक जो थे बिंबिसार थे। स्पष्ट हुआ? गौतम बुद्ध के मित्र बुद्ध, और बुद्ध के संरक्षक बिंबिसार हुए। और उन्होंने क्या किया कि बुद्ध के जब संपर्क में आया, किसने? बिंबिसार ने जब गौतम बुद्ध के संपर्क में आया, तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इन्होंने क्या किया? वेलुवन उद्यान को जो है बौद्धिस्टों के लिए समर्पित कर दिया दोस्तों। और इन सबों की जानकारी जो मिलती है बौद्ध ग्रंथ के विनय पिटक से प्राप्त होती है दोस्तों। और अंत में जो है आया हर्यक वंश में जो है बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने जो है क्या कर दिया? बिंबिसार की हत्या कर दिया, और बिंबिसार की हत्या करके जो है पुनः हर्यक वंश का
दूसरा राजा बना। अब आगे भी चलेंगे हम लोग और देखेंगे अंत में कि हर्यक वंश मुख्य रूप से पितृहंता वंश के नाम से जो है प्रख्यात विख्यात हुआ दोस्तों, यानी कि बाप को मार करके बेटा गद्दी पर बैठा, ये सिलसिला चला। अब यहां से हम लोग अजातशत्रु की चर्चा करते हैं। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर 493 बीसी से लेकर के 461 बीसी तक मगध सिंहासन के गद्दी पर बैठा दोस्तों। ठीक है, अपने पिता की हत्या करके 493 बीसी से लेकर के 461 बीसी तक बैठा और इसे जो है कुनिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता था? कुनिक के नाम से। मैंने महत्वपूर्ण बातों को रख दिया है ताकि आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और इन्होंने क्या किया कि ये भी अपने पिता की तरह चतुर था और क्या किया कि कांसी और वज्जी को जीता। तो जीता क्या आसानी से जीता? नहीं, लंबे संघर्ष के बाद, कड़े संघर्ष के बाद कांसी और वज्जी जैसे जो है जनपद को जीता। तो इसलिए जो है 16 महाजनपद की चर्चा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको देखना ही होगा, हमारा वीडियो को देखें 16 महाजनपद के। तो कांसी और वज्जी संघ को जीत करके अपना मगध साम्राज्य में जो है इन्होंने मिला लिया। और इसके लिए जो लड़ाई लड़ा, कांसी और वज्जी के लिए जो लड़ाई लड़ा, इसके लिए क्या किया इन्होंने? प्रयोग किया कि रथ मूसल का प्रयोग किया था और महाशिला कंटक जैसे जो है हथियार का प्रयोग किया था। और इसी कारण जो है रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार प्रयोग करने के कारण जो है अजातशत्रु जो है कांसी और वज्जी को जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया था। जैसा कि हमने चर्चा भी किया था आपको कि वज्जी जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत था दोस्तों। उसमें हमने जो है सूत्र दिया था बम, वज्जी और मल। तो ये आपका हो गया। और इन्होंने क्या किया कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को राजगृह बना लिया। ठीक है, गृहवध। और इसकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा के लिए इन्होंने जो है दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। ऐसा ज्ञात है, क्या है? ऐसा ज्ञात है कि अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, महान परिनिर्वाण हो जाते हैं वो। ठीक है, कब? 8वें वर्ष में। और उनके अवशेष को जो है राजगीर लाया गया और उन्हीं के अवशेष पर जो है राजगीर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया दोस्तों। और अब राजगीर में बौद्ध स्तूप की बातें आ गई तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध सन्निधि हुई थी और यह बौद्ध सन्निधि राजगीर में ही सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, राजगीर में ही सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। आप इस पर जो है आप जाएंगे बौद्ध सन्निधि पर, तो मैंने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित भी वीडियो दिया है, आप वहां विस्तारित रूप से देख लेंगे। तो बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से जो है 4 बौद्ध सन्निधियां हुई थी। चलिए यहां चल लेते हैं, तो 4 बौद्ध सन्निधि की चर्चा में कर दूंगा। तो प्रथम बौद्ध सन्निधि जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अजातशत्रु की अध्यक्षता में हुई दोस्तों। और वह जगह था कहां? राजगीर। राजगीर का जो है सप्तकर्णी गुफा में। और इसी बौद्ध सन्निधि के समय में जो है 2 भागों में शुद्ध पीठक और विनय पीठक में जो है हमारा ये विभाजन हुआ था। और अंत में फिर जो है हम देखेंगे, इसके चर्चा भी थोड़ा सा रोकते हैं। यहां देखते हैं कि बौद्ध सन्निधि की बात बतलाया। यहां है हमारा कि यक एकदम ध्यान से देखेंगे तो अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क ये हमारे शासक हुए। अब यहां पर जो है हम देखते हैं कि स्थान, ये शासक हो गए हमारे क्या चीज के? बौद्ध सन्निधि के शासक, प्रथम के, द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थ का। तो ये अकायक, ये हमने सूत्र दिया आपको। और स्थान के बारे में आपको दे रहे हैं, क्या है? रवै पाक। रवै पाक। तो रा से हमारा राजगीर हो गया, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से जो है कश्मीर के कुंडलवन। ठीक है, ये हमारा जो है शासक और स्थान हो गया दोस्तों। तो और अंत में जो है हम देख रहे हैं कि अजातशत्रु को भी जो है नहीं बख्शा गया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके हर्यक वंश के गद्दी पर मगध सिंहासन पर बैठा था, इसलिए इसका बेटा का भी यही तो जो है नीति हो गई। कहा जाता है कि बापे पूत पराते घोड़ा नहीं चले तो थोड़ा थोड़ा, तो इन्होंने भी इसका अनुकरण किया। क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था, वही काम अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने किया। तो उदयन ने भी जो है अपने पिता की हत्या करके जो है मगध सिंहासन पर बैठा। अब उदयन की चर्चा हम लोग, उदयन हर्यक वंश में अजात शत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पर बैठा और ये भी जो है अपने बाप की हत्या करके बैठा था। और इसका शासनकाल 461 बीसी से लेकर के 445 बीसी तक का रहा। कितना तक का रहा? 461 बीसी से 445 बीसी तक। और उदयन के शासन काल की यदि चर्चा किया जाए तो उदयन ने जो है मुख्य रूप से पुराण के अनुसार 33 वर्षों तक शासन किया था। कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक। और महावंश के अनुसार उदयन ने 16 वर्षों तक शासन किया था। और उदयन मुख्य रूप से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और यह पाटलिपुत्र कहां था? गंगा और सोन नदी के संगम पर था। किस जगह में था? गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ पाटलिपुत्र, इसी को उदयन ने जो है राजधानी बनाया। और इसकी जानकारी जो है मिलता है कहां से? बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ रहे हैं। तो यह है परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता और वायु पुराण के अनुसार यह ज्ञात है कि उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है। और राजधानी जो है इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया और यह जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर था। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसके बाद में जो कुछ शासक हुए वो मुख्य रूप से अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक हुए। कौन कौन हुए शासक? अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये जो है योग्य नहीं थे। इनमें यदि कहा जाए तो योग्य जो है शासक था वो नागदशक था। और नागदशक को जो है पुराण के अनुसार दर्शक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसके अनुसार? पुराण के अनुसार नागदशक को दर्शक के नाम से जो है उपनाम से जाना जाता है। और ये योग्य शासक था। लेकिन नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया और शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था दोस्तों। तो इस प्रकार जो है उदयन और उसके जो है अन्य शासकों की चर्चा हुई। और उदयन की चर्चा यदि है तो उदयन मुख्य रूप से जो है ये जैन धर्म से संबंधित जैन मतावलंबी था। अब यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में जो है हम इसमें मुख्य रूप से शिशुनाग वंश के जो है शिशुनाग का और जो है कालाशोक की चर्चा करेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया नागदशक की हत्या करके। और शिशुनाग वंश जो चला वो 412 से 345 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा। किसका? शिशुनाग का। ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग ने जो है 16 जनपदों में से महत्वपूर्ण राज्य अवंती और वत्स राज्य को जीता। और इस प्रकार से जो है अवंती और वत्स राज्य को जीत करके शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया और मगध साम्राज्य का विस्तार को बढ़ा दिया। और मगध साम्राज्य का विस्तार जो था कहां तक बढ़ गया? उत्तरी भारत में मालवा से लेकर के बंगाल तक जो है मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया था मित्रों। ठीक है। और शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी, क्योंकि हमने बतलाया कि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, लेकिन शिशुनाग ने जो है क्या किया? उस राजधानी को फिर बदल दिया और शिशुनाग की राजधानी जो है ये वैशाली हो गई। ठीक है। अब इसके बाद में जो है शिशुनाग के बाद में आता है इसका उत्तराधिकारी कालाशोक। तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण यानी कि ये काले रंग के थे, इसी के चलते इन्हें काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्णन पुराण और दिव्य अवदान में जो है मिलता है। किसके बारे में? काकवर्ण का जो उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख पुराण और दिव्य अवदान में जो है मिलता है कि कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। क्लियर हुआ? और कालाशोक का जो शासन काल था
वो 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक रहा है दोस्तों। और दीपवंश एवं महावंश मानता है इसे, किसे? कालाशोक के बारे में कहता है दीपवंश एवं महावंश कि इन्होंने जो है 28 वर्षों तक शासन किया। इसमें इसका जो है जिक्र मिलता है दोस्तों। और क्या किया फिर? कालाशोक ने पुनः, यहां देख लीजिए कि राजधानी जो है वैशाली बनाया शिशुनाग ने, लेकिन वैशाली से पुनः जो है ये परिवर्तित करके कालाशोक अपनी राजधानी फिर कहां ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। और कालाशोक के समय में हमने जो है सूत्र भी आपको जो है इससे पहले बतलाया कि जो जैन सनेती हुई थी, 4 जैन सनेती, उसमें जो है आजाद शत्रु के समय में पहला, और दूसरा जो है हमारा कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध सनेती हुआ था। और इसका जो है समय कितना था? 383 बीसी में, और पहला का 483 बीसी था दोस्तों। और इस समय क्या निर्णय लिया गया था? जो द्वितीय बौद्ध सनेती हुई, इसमें जो है बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था। पहला जो है स्थाविर और दूसरा महासंघिक, 2 भागों में बटा था दोस्तों। और इसके बाद, किसके बाद? कालाशोक के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। और ऐसा माना जाता है कि संभवतः नंदीवर्धन जो थे, नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम लोग नंद वंश की चर्चा करते हैं। नंद वंश का शासनकाल मुख्य रूप से 344 बीसी से लेकर के 322 ईस्वी तक का है मित्रों। ये नंद वंश की स्थापना मुख्य रूप से महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। वो पुराणों के अनुसार माना जाता है, पुराण कहता है कि महापद्म नंद ने जो नंद वंश की स्थापना किया था वो किस प्रकार का शासक था? एक शूद्र जाति का शासक था। और यह जो शासक था एक सशक्त और ताकतवर शासक था। और इन्होंने जो है मगध साम्राज्य को जो है विस्तारित रूप में फैलाया था, विशाल रूप में अपने साम्राज्य को फैलाया था। किसने? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद को ही पुराणों के अनुसार कई उपाधियां मिली हैं। इनमें जो है सरसरी निगाह से देखते हैं, एक छत्र पृथ्वी का राजा, एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक अर्थात अनुलंघित शासक के नाम से इसे जो है जाना गया, भार्गव के रूप में जाना गया, अर्थात परशुराम के समान सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्म नंद को माना गया। और एक राट की भी उपाधि इसे मिली थी। तो इस प्रकार से हम लोग एक सरसरी निगाह से देखते हैं कि एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलग्निक शासक, भार्गव के समान सर्व छत्रांतक एवं एक राट की उपाधि जो है महापद्म नंद को मिला था। यह जो है पुराण के अनुसार जो है जानकारी मिलती है दोस्तों। और क्या है कि इसे महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार महापद्म नंद को उग्रसेन की उपाधि दिया गया था। उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। और क्या है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय के जिक्र मिलता है। और क्या है कि नहर निर्माण भी इन्होंने कलिंग में किया था, यह भी जिक्र मिलता है। और इसके बाद क्या है कि जिनसेन की प्रतिमा को नंद राजा जो है, जिनसेन की प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिनसेन की प्रतिमा को उठा करके जो है ये मगध को लाए थे। और इसके बाद में क्या है कि नंद वंश के जो शासक महापद्म नंद थे, तो महापद्म नंद के 8 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र। और 8 पुत्र में जो है अंतिम पुत्र था ये घनानंद था। और घनानंद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि घनानंद किसका समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। और ये सिकंदर ने 325 बीसी में जो है घनानंद के समय में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था दोस्तों। और घनानंद को अग्रमीज और जैनमीज के नाम से भी जाना जाता है। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसका जो है वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था दोस्तों। इसके पीछे भी महत्वपूर्ण जो है कुछ तथ्य आ जाएगा कि घनानंद का नाश कराने वाला
चाणक्य था और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक सशक्त शासक बनाया और अंत में जो है घनानंद को अर्थात नंद वंश को विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाया था। क्योंकि नंद वंश में होते हुए जो है चाणक्य को अपमानित किया था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है नंद वंश को समूल नष्ट करवा दिया था। दोस्तों तो आज का हमारा वीडियो इतना है, कैसा लगा आप हमें जरूर सपोर्ट करके बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।